Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 4 दिसंबर 2024 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस को ही नहीं, उसके साथ साथ द हिंदू, पीआईबी, लाइवमेंट, हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सभी न्यूज़पेपर्स का कंपाइलेशन हम डेली यहाँ पे कवर करते हैं, जहाँ से रोज़ाना आपको जानने को मिलता है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कहाँ से लिंक किए जा सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, लेकिन खासकर यूपीएससी और स्टेट पीएससी को देखते हुए दोस्तों इन वीडियोस को डेली बेसिस पे मैं तैयार करूँगा। जैसे आज ये वीडियो अपलोड हुआ है, आपको पता होगा लास्ट वीडियो यहाँ पे नवंबर के महीने में कवर हुआ था। ये वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों का जो डेटा पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका एक साथ कंपाइलेशन करके मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये मत सोचना कि इस वीडियो से आपका कुछ डेटा पेंडिंग रह गया है, पेंडिंग नहीं रहेगा। जो पेंडिंग रह गया होगा उसका पूरा कंपाइलेशन में एक बार में डाल दूंगा, जिससे आपका सभी डेटा पिछला कवर हो जाएगा। बाकी आज से ये कंटिन्यू रहने वाला है वीडियो, जैसा पहले हमारा रहा करता था। बाकी दोस्तों मैं चाहूँगा आप लोग मॉर्निंग में उठकर ही इस सेशन को कवर कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे 5:30 बजे ये मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 बजे तक यहाँ पे आपके द हिंदू का वीडियो आ जाएगा, उसको आराम से देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस के माध्यम से आपको पता है करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर करते हैं। द हिंदू का वीडियो तो रेगुलर आता है, चाहे ये वीडियो आए ना आए, लेकिन कई कंटिन्यू रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया पिछले कुछ दिनों में जो डेटा पेंडिंग रह गया उसका कंपाइलेशन एक साथ मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक साथ मैं आपके साथ में 50 से लगभग 70 के आसपास आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। बाकी शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला जो आर्टिकल है ये जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पहले ये जान लेते हैं आखिरकार हमारे पास में न्यूज़ क्या है, क्यों हम इसको कवर कर रहे हैं। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर हैं, इन्होंने राज्यसभा को इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया, जिस वजह से ये स्कीम करंट समय पर खबरों में कवर की जा रही है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये स्कीम एग्जैक्टली क्या है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक प्रकार की ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है, दुनिया भर की कंट्रीज़ के साथ में भारत का जो एंगेजमेंट है इसको बढ़ाना। और ये एंगेजमेंट हम कैसे बढ़ाएंगे, भारत का जो एक रिच कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, हमारे जो धरोहर हैं, उन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो नाम है ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, इस स्कीम का नाम पहले कुछ और हुआ करता था, नाम था इसका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस। तो जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल जो कल्चर है, दूसरे देश का कल्चर, भारत का कल्चर, इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम काम करता है। और इस स्कीम के 3 मेजर कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 क्या है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। देखो इस पूरे में हम क्या करने वाले हैं, कैसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे बाहर विदेश के अंदर में, जिससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट और ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, लोगों के बीच में बढ़िया कनेक्शन बनेगा। जितने भी अलग अलग कल्चरल फील्ड से आने वाले आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो फोल्क आर्ट को परफॉर्म करते हैं, फोल्क म्यूज़िक, फोल्क डांस, फोल्क थिएटर, पपेट्री, क्लासिकल और ट्रेडिशनल डांस, ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे इस फेस्टिवल में परफॉर्म की जाएंगी, जो हम विदेशों में करने वाले हैं। इससे क्या होगा, इंडिया का कल्चर दोस्तों प्रमोट होता हुआ नजर आएगा दूसरे देशों के अंदर में। तो ओवरऑल क्या होने वाला है, दूसरा कंपोनेंट इसका यही है कि हम यहाँ पे इंडिया फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चरल सोसाइटीज़ स्कीम के तहत एक बड़ा सपोर्ट इनको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में जो फ्रेंडशिप है कल्चरल बेसिस पे वो और मजबूत होती हुई नजर आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो आखिरी कंपोनेंट है दोस्तों, ये बात करता है कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए भारत का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया इन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। चाहे ICROM की बात करें या यूनेस्को की बात करें या वर्ल्ड हेरिटेज फंड की हम लोग बात करें, भारत इन सब के प्रति अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला है, जिससे इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल मीटिंग्स के अंदर में वो इम्प्रूव होगा। फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट जो याद रखने वाला पॉइंट है, ध्यान में रखने वाला पॉइंट है, वो क्या है। क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में कवर की जा रही है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो याद रखिएगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, अगर मान लो यहाँ से कुछ नहीं पूछा गया तो मिनिस्ट्री ही पूछ लिया जाएगा, ठीक। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ट्राइब्स को लेकर डिस्कशन हो रहा है, और ये टॉपिक जो है आपका जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी, अगेन पॉलिटिक के लिए रेलिवेंट है। और यहाँ पे बात हो रही है कोरगा ट्राइब के बारे में।
ये ट्राइबल कम्युनिटी जो है ये अक्सर चर्चाओं में रहती है, और जो ट्राइबल कम्युनिटी न्यूज़ में रहती हैं उनको पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ट्राइब्स को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले ये जान लेते हैं हम ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़ क्या है हमारे पास में। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है केरला के अंदर में, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू करे हैं जहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं इन कोरागा ट्राइब को, जिस वजह से कोराबा ट्राइब के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो करंट समय पर न्यूज़ में बने हुए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, ये कम्युनिटी एक पीवीटीजी है, इस वजह से एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बताऊंगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं। पीवीटीजी को लेकर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में 2 बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है। ठीक है, अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन से होते हैं दोस्तों? ये वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, इनके कम्युनिटी के लोगों को लगातार खतरा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। बाकी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, इनमें लिटरेसी रेट कम है ना, या फिर कह सकते हैं बर्थ रेट कम हो रहा है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटी खत्म हो रही है, उसको हम लोग यहाँ पर इसी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी वाले टैग में डाल देते हैं। आज भारत में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इन 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से कितनी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो, मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? उस राज्य का नाम बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं सभी ट्राइब्स के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं केवल पीवीटीजी के बारे में पूछ रहा हूँ। पीवीटीजी में से भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पीवीटीजी वाले ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं? ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कोरागा ट्राइब के बारे में। तो दोस्तों कोरागा ट्राइब जो है ये केरला और कर्नाटका के सदर्न पार्ट वाले रीजन में बिलोंग करते हैं। अब केरला और कर्नाटका की बात हो रही है तो मैप को हम कैसे छोड़ सकते हैं, मैप तो हम रेगुलर यहाँ पे कवर करते हैं। तो दोस्तों दोनों के दोनों सदर्न स्टेट हैं, क्योंकि भारत के सदर्न रीजन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये है दोस्तों यहाँ पर इंडिया का पूरा सदर्न रीजन। ये रहा कर्नाटका और ये रहा केरला। अब देखिए केरला कर्नाटका का एक बड़ी बाउंड्री भी आपस में लगती है। ठीक है, बाकी केरला तमिलनाडु के साथ में भी बाउंड्री को शेयर करता है और कर्नाटका के साथ में, तो 2 स्टेट के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। जबकि कर्नाटका महाराष्ट्र से, गोवा से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से, देन उसके बाद तमिलनाडु से, इन सभी राज्यों से बॉर्डर्स को शेयर करता है। ठीक है, तो ये जो कोरागा ट्राइब की बात कर रहे हैं ये कर्नाटका के कुछ हिस्सों में और बाकी केरला के कुछ हिस्सों में आज के समय पर रहते हैं, तो इनके बारे में ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इनकी जो संख्या है जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा मात्रा में नहीं है। प्रेजेंट समय पर जो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं ये तुलु लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी यहाँ पर खुद की भी एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। फिर इकोनॉमी की बात करेंगे तो कैसे इनका जीवन चल रहा है, तो ये कोरागा ट्राइब कम्युनिटी के लोग जो हैं बेसिकली एग्रीकल्चर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, एग्रीकल्चर से ज़्यादा कमाई होती है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में कैसे, क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो वहाँ से जो बैम्बू यानी बांस होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको बेचते हैं, या शुगर केन हो गया, क्रीपर्स हो गए, बास्केटरी हो गया, ये सब यहाँ पर ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं जिससे इनका जीवन चलता है। बाकी इनके कल्चर के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कशन करते हैं तो दोस्तों कल्चर में मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ यह है ये सभी लोग बहुत सारे फेस्टिवल को परफॉर्म करते हैं, जिसमें गाना बजाना है ना, गाना गाना, फोल्क डांस हो गए, इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हो गए, ये सब यहाँ पर ये फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। इवन ये पूजा वगैरह मतलब सब करते हैं, वर्शिप करते हैं, ताकि इनकी जो फसल हैं वो अच्छे से उग कर आएँ, है ना, कोई बीमारी ना फैले, फसलों में कीड़े ना लगें, इसलिए यहाँ पर दोस्तों जो डीटी वगैरह हैं उनकी वर्शिप भी करते हैं। बाकी कोरागा ट्राइब के बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे ये लोग ढोलू और वोट यानी ड्रम और फ्लूट का इस्तेमाल करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है गाना वगैरह बजाने के लिए, डांस वगैरह करने के लिए। कोरागा ट्राइब में जो फैमिली होती है वो मैट्रिलिनियल होती है। अब आपको पता है 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है पैट्रिलिनियल का और दूसरा आता है मैट्रिलिनियल का। आपको पता है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखिए मैट्रिलिनियल में हम क्या करते हैं अपने मदर का सरनेम इस्तेमाल करते हैं, और पैट्रिलिनियल में नॉर्मली जैसे आजकल होता है जहाँ पे हम फादर के सरनेम का यूज़ करते हैं। और जब भी आपके परिवार को देखा जाएगा तो फादर के फादर, उनके फादर, ऐसे दोस्तों हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। जबकि मैट्रिलिनियल में दोस्तों यहाँ पर मदर को देखा जाता है ना, मदर की मदर, इनसे यहाँ पर फैमिली को देखा जाता है और मदर के सरनेम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है कोरागा ट्राइब में ये इक्वली डिवाइड की जाती है पुत्र और साथ ही साथ में पुत्री के बीच में, सन और डॉटर के बीच में इक्वली यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को वो डिवाइड कर देते हैं।
कोरोगास की जब बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वर्शिपर्स हैं, पूजा वगैरह करते हैं। तो स्पेशली आपने एक मूवी देखी होगी, रिसेंटली आई थी, कंतारा, है ना, उसमें भूता कोला परफॉर्म किया गया। भूता कोला एक रिचुअल फोल्क डांस है जो तुलुनाडु में होता है। ये भी यहाँ पर दोस्तों ये ट्राइबल कम्युनिटी परफॉर्म करती है। इसमें वेरियस आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे, जिसमें नाम आता है पंजुरली, कलुर्ती, देन उसके बाद कोराठी, गुलिगा। इस तरीके के जो यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस हैं वो यहाँ पर होते हैं, जो कल्चर है इनका। इस तरीके का यहाँ पर जो भूता कोला है वो परफॉर्म किया जाता है। और आज का जो थंबनेल है वो भी यहाँ पर इसी वाले फ़ोटो के माध्यम से तैयार किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको मज़ा आ चुका है। और ऐसी दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में जितनी ज़रूरत है उतना ही डिटेल दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। और आने वाले समय पर इस वीडियो को मैं करंट अफेयर का मोस्ट पावरफुल वीडियो बना दूंगा, इतना डेटा आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन पीस कीपिंग बिल्डिंग मिशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पीस कीपिंग नहीं, पीस बिल्डिंग मिशन। तो एक्चुअली में क्या हुआ, खबर यह है कि भारत को हाल ही में यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन का हिस्सा बना दिया गया है। ठीक है, ये पीस बिल्डिंग कमीशन है, यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इसका इंडिया को हिस्सा बनाया गया 2025 से 26 तक के लिए, जिस वजह से ये पूरी बॉडी न्यूज़ में आ चुकी है। आज हम यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बस खाली आप चीज़ों को सुनते चलना जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो बॉडी है इसको 20 दिसंबर 2005 में बनाया गया था एक रेजोल्यूशन के माध्यम से। जो रेजोल्यूशन था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन था और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था। ये सब यूएन की बॉडीज़ हैं, चाहे वो यूएनजीए हो चाहे वो यूएनएससी हो, है ना। तो इन्हीं के रेजोल्यूशन के माध्यम से हमने क्या किया, शांति बनाने के लिए यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन को तैयार किया। अब ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी। इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जहाँ पे दुनिया भर की जो कंट्रीज़ इसका हिस्सा हैं उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क कर रही होती हैं। तो इसमें भी दुनिया भर की कंट्रीज़ प्रेजेंट है। इंडिया को भी इलेक्ट कर लिया गया है आने वाले पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो भारत भी इसमें अब यहाँ पर एक अहम हिस्सा प्ले करने वाला है। तो ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी जिसका मेन काम है एडवाइस देना और दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अलग अलग विवाद चल रहे हैं, वॉर चल रही है, वहाँ पे शांति को सपोर्ट करना, पीस को बनाना। या जहाँ पे विवाद की वजह से या वॉर की वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं तो वहाँ पे जल्दी से जल्द रिकवरी करना, ये मेन पर्पज़ है यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन का। तो ये जो पीस बिल्डिंग कमीशन है दोस्तों, इसके अंदर में टोटल 31 मेंबर स्टेट्स होते हैं, याद रखिएगा। अब जो ये 31 मेंबर आते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है यूएन की जनरल असेंबली से, प्लस सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से। फिर जब बात आती है मेन कंट्रीब्यूशन की, तो बहुत सारे देश हैं दोस्तों जो इसके अंदर में एक बड़ा योगदान देते हैं और वो सभी देश यहाँ पे इन बॉडीज़ का हिस्सा हैं। बाकी इसका जो मेन पर्पज़ है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, दुनिया भर में शांति बनाना या किसी देश में वॉर की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हालात ख़राब हो चुके हैं तो उससे रिकवरी करवाना उनकी, समझ रहे हैं। तो ये इनका मेन पर्पज़ है। लेकिन अभी यहाँ पर बेसिक चीज़ यह है कि इस कमीशन का एक और फोकस है भविष्य में कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकना। आज बहुत सारे मिलिट्री के जो लोग हैं वो दोस्तों प्रेजेंट हैं जगह जगह पे। मैं आपको बताऊं कि यूएन पीस बिल्डिंग जो मिशन है इसने करंट समय पर 6000 मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स को यूएन के ऑपरेशंस के लिए दुनिया भर में तैनात कर रखा है। और सबसे ज़्यादा लोग अफ्रीका में तैनात कर रखे हैं। जैसे आप सुनते होंगे ना यूएन पीस कीपिंग मिशन, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है पीस कीपिंग मिशन। दुनिया भर से जो कंट्रीज़ है वो अपने मिलिट्री पर्सनल को इस पीस कीपिंग मिशन में भेजती हैं ताकि यूएन अपने इस पीस कीपिंग मिशन के तहत दुनिया भर में ऐसे देश जहाँ पे लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं वहाँ पे इन पीस कीपिंग मिशन के फोर्स को तैनात किया जाए शांति बनाने के लिए, समझ रहे हैं। तो वैसे ही दोस्तों करंट समय पर आप देख पाएंगे 6000 मिलिट्री और पुलिस पर्सनल जो यूएन ऑपरेशंस के लिए दुनिया भर में तैनात हैं, स्पेशली वो रीजन जहाँ पे लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं, चाहे वो आपका सोमालिया हो, साउथ सूडान हो, वेस्टर्न सहारा हो, कॉन्गो हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो, ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। बाकी जब हम लोग सेपरेटली यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में जब डिस्कशन करते ही हैं तो आपको पता होगा दुनिया भर से बहुत सारे देश अपने मिलिट्री को भेजते हैं, सोल्जर्स को भेजते हैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें बांग्लादेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये 31 मई 2023 तक का डेटा है जिसमें इंडिया का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया की साइड से भी बहुत सारे जो पर्सनल स्टाफ है वो जाते हैं दुनिया भर में शांति बनाने के लिए इस यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत। ये अलग कॉन्सेप्ट है।
बाकी पीस बिल्डिंग कमीशन क्या है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक सपोर्ट आप लोगों से चाहिए जो कि आज के समय पर इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कम से कम 2000 लाइक्स का जो टारगेट है यार उसको आप लोग पूरा कर सकते हैं। बाकी मेक श्योर करें चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लें, बेल आइकॉन को दबा के रख लें ताकि कल जब वीडियोज़ अपलोड होंगे टाइम पर तो वो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पे हमारा एक टारगेट है कि हम जल्द से जल्द 6 लाख सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सकें, तो वो टारगेट आप लोग अचीव करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल बात करता है सिलिका के बारे में। हाल ही में देखा होगा आपने, सिलिकोसिस नाम की जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी। तो खबर यहाँ पर ये थी कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है दैट इज़ एनजीटी, इन्होंने फ्राइडे में हमारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिसेंटली डायरेक्शन दिया है और ये बोला है आप एक डिटेल प्लान तैयार कीजिए और इंडिया के अंदर में जितने भी वर्कर्स जो सिलिका माइनिंग कर रहे हैं यानी कि खनन कर रहे हैं, डस्ट वगैरह निकाल रहे हैं मिट्टी में से, उसमें सिलिका भी प्रेजेंट है। तो सिलिका को निकालने के लिए जो खनन होता है उसकी वजह से बहुत सारा डस्ट पार्टिकल उनके बॉडी में जाता है जिससे उनको एक बीमारी हो जाती है सिलिकोसिस। आज सिलिकोसिस की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एनजीटी की साइड से कि भाई उन लोगों की सेफ्टी के ऊपर में ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं इस सिलिकोसिस की वजह से पीड़ित हैं। और सिलिकोसिस में सबसे बड़ी समस्या क्या है, एकदम से इसमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, लक्षण दिखने में 10 साल 20 साल लग जाएंगे। जब तक वो वर्कर इस तरीके से सिलिका माइनिंग वाला काम करता रहेगा, डस्ट पार्टिकल उसके बॉडी में जाते रहेंगे, लास्ट में उसको सिलिकोसिस हो जाएगा, उसका लीवर वगैरह सड़ जाएगा, ठीक है, या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला है कि जो भी वर्कर्स सिलिका माइनिंग कर रहे हैं या तो उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा दो ताकि वो जो डस्ट है वो उनके बॉडी के अंदर में ना जाए, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो वो इक्विपमेंट मास्क वगैरह प्रोवाइड करवाने ज़रूरी हैं। या एक डिटेल प्लान तैयार करो कि आप किस तरीके से इफ़ेक्टिव मैनर में सिलिका माइनिंग कर सकते हैं। तो सिलिका एग्जैक्टली क्या है? सिलिका दोस्तों एक दूसरे केमिकल कंपाउंड का ही आपको एक पर्टिकुलर नेम आप देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिलिका की बात करते हैं तो हमारे अर्थ क्रस्ट में पृथ्वी पे भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, SiO2 जिसको बोलते हैं, तो अच्छी खासी मात्रा में सिलिका प्रेजेंट है ना। अब सिलिका के अंदर में 3 अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं। एक आती है क्वार्ट्ज, दूसरी आती है यहाँ पर ट्रेडमाइट और तीसरी आती है क्रिस्टोबेलाइट। अब ये तीनों वेराइटीज़ के बारे में ध्यान रखना। वैसे इसके अलावा भी कुछ वेराइटीज़ होती हैं, क्वेसाइट, केटाइट, लेक्टेराइट। थोड़ा बहुत नाम के बारे में आइडिया रखिएगा क्योंकि हो सकता है पॉसिबल है आपसे क्या किया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई ट्रेडमाइट, उसके बाद यहाँ पर क्रिस्टोबेलाइट या क्वार्ट्ज, ये सब चीज़ें हाल ही में न्यूज़ में थी। ये सब क्या है तो आपको पता होना चाहिए, सिलिकोसिस के ही सिलिका के मेन वेराइटीज़ हैं, ठीक है। अब ये सब डस्ट पार्टिकल बॉडी में जब जाते हैं तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा लिवर है या लंग्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो सिलिकोसिस कैसे होता है ये बता दिया। जब हम पृथ्वी में से खुदाई करके सिलिका को निकाल रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल उड़कर बॉडी में जाते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। लंग कैंसर एक इंसान को हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है। उसका शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, लगातार कफ को यहाँ पर वो फेस करता रहता है। तो स्पेशली जो ज़्यादातर लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादातर ये समस्याएं फेस करने को पड़ती हैं, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है तो वहाँ पर भी बहुत सारा डस्ट उड़ रहा है, धूल उड़ रही है, तो वो सब उनके बॉडी में जाता है जिससे यहाँ पे वो सभी लोग सिलिकोसिस के शिकार बन जाते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये सिलिका निकालते क्यों है, इसका खनन क्यों चल रहा है, माइनिंग क्यों कर रहे हैं हम, रीज़न क्या है? क्योंकि सिलिका के दोस्तों यूजेस बहुत सारे हैं। आज हम इसी सिलिका का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स के अंदर में, रोड्स के अंदर में, है ना। स्पेशली सीमेंट, कंक्रीट या जो मसाला तैयार करते हैं उन सब में यहाँ पर सिलिका का इस्तेमाल होता है। और केवल यहीं तक इस्तेमाल सीमित नहीं है, सिलिका का इस्तेमाल ग्लास को पॉलिश करने के लिए, है ना, स्टोन सेक्टर में बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। इवन सिलिका का एक सॉफ्ट फॉर्म भी आता है। आपने देखा होगा कई बार आप शूज़ वगैरह लेने जाते हो तो उसमें छोटा सा पैकेट पड़ा होता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे आपने पैकेट देखोगे जब भी आप नया प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो ऐसे पैकेट देखे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल होता है, ये खाना नहीं है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इससे और प्रॉब्लम्स होंगी, सिलिकोसिस होगा। लेकिन ये सिलिका जेल का मेन काम क्या होता है,
दोस्तों इसका मेन काम होता है जो तापमान में या एटमॉस्फेयर हवा में जो नमी है उसको सोख लेना। तो सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है कई बार एज अ डेसिकेंट, ताकि मॉइस्चर को रिमूव किया जा सके। कई बार शूज़ वगैरह के पैकेट में आपने ये सिलिका जेल के पैकेट पड़े हुए देखे होंगे। रीज़न क्या है, अगर जो हवा के अंदर में नमी प्रेजेंट है ना, जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर की वजह से कुछ समय बाद वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हवा के अंदर मॉइस्चर है उसको वो सोख ले, है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ तक सिलिका के यूजेस आपको नज़र आएंगे। बट प्रॉब्लम यही है ना कि इसकी वजह से कुछ कंसर्निंग सिचुएशन भी है, कुछ समस्याएं भी हैं जो हमने रिसेंटली अभी डिस्कस की हैं। चलिए फिर आते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली खबर भी बहुत ज़्यादा काम की है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है साइबेरियन डिमॉइसिल क्रेन के बारे में। एक बर्ड है, अब बर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूज़ क्या है पहले ये जान लो, खबर क्या चल रही है। एक साइबेरियन डिमॉइसल क्रेन यानी इस वाले बर्ड की बात हो रही है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में या इसका जो निक नेम है वो है सुकपैक। तो ये बर्ड रिसेंटली रशिया से उड़कर भारत में आई है। इसने लगभग 3676 किलोमीटर का जो पूरा डिस्टेंस है वो कवर किया है। तो सुखपैक की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया ये कितना बड़ा डिस्टेंस कवर करके आ रही है आपको पता है। ये है दोस्तों यहाँ पर इंडिया और ऊपर ये है रशिया, साइबेरिया वाला रीजन रशिया का ये है। ये तो खैर दूसरा रूट है। ये रूट आप जो देख पा रहे हैं ना, हम इस रूट की बात नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर बात करनी है दूसरे वाले रूट की। किस रूट की बात करनी है अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइबेरिया से ये बर्ड इस तरीके से उड़ती हुई आती है। ये सीधा जाती है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। पहले यहाँ पर ये कज़ाकस्तान में एंटर करती है, कज़ाकस्तान से तुर्कमेनिस्तान में, फिर अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में, और फिर ये आती है राजस्थान के अंदर में। तो उड़ते हुए दोस्तों रिसेंटली राजस्थान में आई है, जिस वजह से यहाँ पर इस बर्ड के बारे में डिस्कशन हो रहा है। शॉर्ट में यहाँ पर इसको सुकपैक के नाम से जानते हैं, बाकी इसका नाम है साइबेरियन डिमॉइसल क्रेन। फोटोज़ आपके सामने इस बर्ड की नज़र आ रही होगी। तो एक स्मॉलेस्ट ऑफ क्रेन स्पीशी है, क्योंकि क्रेन में बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, उसमें से छोटी प्रजाति है ये। इस बर्ड को अगर हम देखेंगे तो इंडिया के कल्चर में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। इसको कई बार इंडिया के कल्चर के पर्सपेक्टिव से हम इसको कूंज या फिर कुर्जा के नाम से भी जानते हैं। यह बर्ड एक माइग्रेटरी बर्ड है, नाम से ही पता चल रहा है, जो अभी इसने काम किया है उससे को देख के पता चल रहा है। माइग्रेटरी मतलब इधर से उधर ये बर्ड ट्रैवल करती रहती है, जो रिसेंटली रशिया से सीधा यहाँ पर इंडिया में आ गई। समझ रहे हैं ये कहाँ पे रहती है, फील्ड्स में या डेजर्ट वाले रीजन में, प्लेन एरियाज़ में, कहीं पर भी रह सकती है। ये ज़्यादातर वहीं ऊपर साइबेरिया वाला जो हिस्सा है रशिया के ऊपर वहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर, या फिर ब्लैक सी हो गया, या मंगोलिया हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाला चाइना वाला रीजन हो गया। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये है यहाँ पर मंगोलिया, ठीक है, नीचे चाइना। स्पेशली इस वाले पर्टिकुलर रीजन में भी ये जो बर्ड्स हैं वो हमको देखने को मिल जाती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ साइबेरियन डिमॉइसल क्रेन के बारे में जो बात कर रहे हैं। तो ये जो साइबेरियन डिमॉइसल क्रेन है दोस्तों, इसके ब्रीडिंग रेंज को देखोगे तो ये सेंट्रल यूरेशिया में ब्रीड करती हैं ज़्यादातर, यानी वही ब्लैक सी से लेकर मंगोलिया वाले हिस्से तक जहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रेंज से लेकर और उसके बाद यहाँ पे मंगोलिया वाला हिस्सा हो गया, ये वाला पर्टिकुलर रीजन हो गया, इस पूरे एरिया में यहाँ पर ये जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड भी करती हैं। फिर एक और चीज़ है, इंडिया के अंदर में कहाँ पे आई है ये बर्ड, ये उड़कर आई है सीधा राजस्थान के अंदर में। और राजस्थान में स्पेशली किचन नाम की जगह है। जो किचन नाम है दोस्तों, ये एक छोटा सा गांव है राजस्थान में। कई बार इस गांव को क्रेन विलेज भी बोल दिया जाता है। क्या, क्रेन विलेज। आप समझ रहे हैं क्रेन विलेज क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रेन बर्ड की स्पीशी है इनकी बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं, रुकती हैं और पाई भी जाती हैं। आप कभी भी चले जाएंगे वहाँ पे आपको क्रेन की स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। तो किचन जो है एक एक की स्टॉप एरिया है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। राजस्थान में यहाँ पर ये बर्ड्स रुकती हैं। ये इंडिया का पहला इस प्रकार का रिजर्व है जो क्रेन स्पीशी को डेडिकेट भी किया गया है। किचन रिजर्व की यहाँ पर बात हो रही है। फिर लास्ट में दोस्तों, ये साइबेरियन डिमॉइसल क्रेन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, स्पेशली इसके कंजर्वेशन स्टेटस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बना तो कंजर्वेशन स्टेटस पूछ लिया जाएगा अगर कुछ भी पूछा गया तो दोस्तों याद रखिएगा IUCN के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। लीस्ट कंसर्न मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन करंट समय पर इसकी अवेलेबल है, तो कोई ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर थ्रेट्स की बात करेंगे। हाँ, तो पिछले कुछ समय पर कुछ खतरा भी यहाँ पर इन बर्ड्स की स्पीशीज़ ने फेस किया है। जैसे इनका जो हैबिटेट एरिया है जहाँ पे ये पाई जाती हैं, उस हैबिटेट में एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है।
इलीगल तरीके से इनका ट्रेड होता है, कई बार हंटिंग कर दिया जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो बर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है, इनकी पॉपुलेशन प्रेशर में आ जाती है। ठीक है, बस इतना डेटा दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। आज का सेशन हमारा इतना सही रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं आपको तैयार कर ही रहा हूँ। द हिंदू के वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत डिटेल आर्टिकल्स, एडिटोरियल वो भी कवर करते हैं। ये सब वो टॉपिक हैं जो ज़्यादातर पीआईबी में या इंडियन एक्सप्रेस में प्रेजेंट है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। अब ये देख रहे हैं ये टॉपिक कितना ज़्यादा रेलिवेंट है, ये बर्ड की स्पीशी कितनी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है, तो हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते इन आर्टिकल्स को। तो इस वजह से दोस्तों अब ये कवरेज मैं आपका कर रहा हूँ, और जो भी पेंडिंग पड़ा है पूरा मामला रिसेंटली वाला, वो भी मैं आपका यहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा आप लोग। बाकी ये मेरा प्रॉमिस है, अब ये वीडियोस आपके रेगुलर मिलते रहेंगे, तो रेगुलर बेसिस पे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इन सेशंस में। ठीक है, बाकी जैसे आप, वैसे मैं क्वेश्चन भी लगाता हूँ, आज मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ क्योंकि शुरुआत कर रहा था आज सेशन की। कल से आपको आर्टिकल्स भी ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, सर मॉर्निंग के द हिंदू के वीडियो में क्वेश्चन लगा दिया करो। देखो, द हिंदू का वीडियो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है 5 बजे, उसको पढ़ना, फिर उसके लिए पीपीटी या प्रेजेंटेशन तैयार करना, उसको रिकॉर्ड करना, ऑलरेडी बहुत समय हो जाता है। क्वेश्चन लगाने में लग जाऊंगा तो दोपहर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस फ्रेम करने में थोड़ा समय लगता है। अब इस वाले वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास में थोड़ा पूरा दिन मिल जाता है, तो उस दौरान यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट भी हो जाते हैं और आपके सामने प्रेजेंट भी हो जाते हैं। तो आपको इस वाले वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे डेली बेसिस पे, जितने मर्जी हो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी आपका स्कोर वगैरह आएगा वो सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जैसे आप डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आज सेशन को दोस्तों करते हैं समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेक श्योर करें वीडियो के ऊपर में जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कल से और बेहतरीन तरीके से इन वीडियोस को प्रेजेंट किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।